अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग करने लगे हैं द बैक्टीरिया, जिसमें हम लोग बेसिकली स्पेशल बैक्टीरिया की तरफ जाएंगे कि हम लोग एक बैक्टीरिया को लेकर उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने जो बैक्टीरिया का ग्रुप पढ़े हैं दे आर बेसिकली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और इस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी हम लोग जो बैक्टीरिया पढ़ने लगे हैं दे आर द स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया। अब इन स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया के नाम को अगर हम लोग थोड़ा सा यहीं से कुछ इसको जो है वो देख लेंगे कि इनके बेसिकली फीचर्स क्या हैं, तो इसमें स्टेफिलोकोकस में हमारे पास जो वर्ड स्टैफ होता है, ये स्टेफिलोकोकस होता है, इट इज बेसिकली फॉर द वर्ड ग्रेप्स। और इसके अलावा हम लोगों ने कोकस का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स। तो जब भी हमारे पास वो वाले बैक्टीरिया जो कि ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होंगे और उनका जो क्लस्टर होगा वो ग्रेप लाइक क्लस्टर होगा, ठीक है, यानी कि इस तरह से जब हमारे पास बैक्टीरिया इस तरह से सर्कल्स बनाएंगे लेकिन उनका जो क्लस्टर होगा वो एक ग्रेप की तरह का जो है वो क्लस्टर फॉर्म करेगा, तो उनको हम लोग कहेंगे कि दे आर द स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया। अब इसमें मजीद आगे हम लोग जो बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस में देख रहे हैं, दिस इज द ऑरियस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया। इसको हम लोग ऑरियस क्यों कहते हैं? बिकॉज इसकी जो कॉलोनीज होती हैं उनका बेसिकली जो कलर होता है वो येलो या गोल्डन कलर का होता है, तो इसलिए इसका नाम ही जो है वो इस तरह से है कि दिस इज स्टेफिलोकोकस ऑरियस, यानी कि ऐसा बैक्टीरिया जो कि बेसिकली गोल्डन कलर की कॉलोनीज बनाता है। और उन कॉलोनीज की जो शेप होती है वो बेसिकली ग्रेप लाइक जो है वो शेप होती है, जो ग्रेप के क्लस्टर्स होते हैं उनकी शेप होती है, और उसका जो कलर होता है वो ऑरियस या फिर गोल्डन कलर होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला जो बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव वो ये वाला पढ़ना है। अब इसके हम लोगों ने डिफरेंट फीचर्स की तरफ जाने हैं। इसके फीचर्स के लिए हमारे पास एक डायग्राम है, ये बेसिकली स्केची की ही डायग्राम है, लेकिन इसको मैंने जो है वो खुद ड्रॉ किया और इसके डिफरेंट फीचर्स जो है वो इसके ऊपर जो है मेंशन कर दिए हैं। अगर आप इस तरह से करें तो आपको जो है वो इसको बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। उसके अलावा जो है मैं इसमें लेविंसन की भी कुछ चीज़ें जो है वो ऐड कर दूंगी, तो इस तरह से आपकी दोनों बुक्स जो है वो एक साथ कवर हो जाएंगी। अब इसमें सबसे पहले हम लोगों ने जो करना है ना वो सिर्फ ये वाला पार्ट करना है, जिसके अंदर हम लोगों को जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया है ना उसके मेन फीचर्स, जो इसके जनरल फीचर्स होते हैं हर बैक्टीरिया के, वो इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो इस डायग्राम को अगर हम लोग ये वाली डायग्राम भी देखें तो यहाँ से भी हम लोगों को बेसिकली ये जो सारी है ये स्केची की एक्चुअल डायग्राम है, ठीक है, और यही डायग्राम जो है वो मैंने इस तरह से खुद उतार लिया। तो हम लोगों ने जो है वो इसको इस डायग्राम के थ्रू हम लोग इसको स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले आपने सिर्फ इतने पार्ट के ऊपर फोकस रखना है जो कि यहाँ तक का पार्ट है, ठीक है, जिसमें ये दो हमारे पास बंदे हैं, ठीक है, एक उसकी कैट है और एक हमारे पास यहाँ पे एक रेड कलर का रिवर है। अब हम लोग इसके थ्रू जो है वो इसके फीचर्स को स्टडी करते हैं। हम लोगों ने इसके फीचर्स को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो जो पहला पार्ट है इसके अंदर इसके टोटल 6 फीचर्स जो है वो आएंगे जो हम लोग स्टडी करेंगे। इसका सबसे पहले फीचर ये है कि आपको एक बंदा नजर आ रहा होगा, इसको इन्होंने यहाँ मॉसिस कहा हुआ है, ठीक है। तो स्टेफिलोकोकस जो है ना उसमें हम लोगों ने इस बंदे को सबसे पहले देखना है कि इसका जो रोब है ना उसका कलर वायलेट है। वायलेट कलर जो है वो इस चीज़ को शो करता है कि बेसिकली इट इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को जब भी ग्राम स्टेनिंग की जाती है तो वो हमारे पास वायलेट कलर देते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसका जो वायलेट कलर का रोब है और ये एक पर्पल कलर का जो पॉजिटिव साइन है वो ये शो कर रहा है कि ये बेसिकली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। फिर उसके बाद हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे एक कैट हमें नजर आ रही है। जो कैट है ना वो इस चीज़ को सिंबलाइज कर रही है कि जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया है वो बेसिकली कैटालेज पॉजिटिव है। कैटालेज पॉजिटिव का क्या मतलब है? आपको यहाँ पे एक रिएक्शन नजर आएगा, तो कैटालेज हमारे पास एक एंजाइम है, तो इसका मतलब ये हमारे पास किसी रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। तो ये जिस रिएक्शन को कैटलाइज करता है वो होता है कि हमारे, ठीक है, जो परऑक्साइड होता है, ठीक है, H2O2 जो परऑक्साइड है ये हमारे पास इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। इस तरह से जो परऑक्साइड है वो अपना एक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता बल्कि वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये वाला एक्शन करना क्यों जरूरी है? और ये वाला ही कैटालेज का पॉजिटिव होना ही स्टेफिलोकोकस ऑरियस का विरुलेंस फैक्टर क्यों है? विरुलेंस फैक्टर हम इस चीज को कहते हैं कि इसके थ्रू जो बैक्टीरिया है बेसिकली अपनी पैथोजेनिसिटी जो है वो कॉज कर सकते हैं, यानी कि वो वाला ऐसा कैरेक्टर जिसकी वजह से बैक्टीरिया हमारी बॉडी में ग्रो कर सकता है या हमारी बॉडी में कॉलोनाइज कर सकता है, उसको हम विरुलेंस फैक्टर कहते हैं। तो ये हमारे पास कैटालेज पॉजिटिव होना बेसिकली स्टेफिलोकोकस ऑरियस का विरुलेंस फैक्टर है। अब जो बेसिकली हम इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता कहाँ से है? तो ये न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाते हैं, और जब हाइड्रोजन परऑक्साइड न्यूट्रोफिल से बनता है तो उसका पर्पस होता है कि वो इस बैक्टीरिया को किल करे। अब आगे से बैक्टीरिया क्या करता है कि ये फॉरन कैटालेज बना देता है, और जैसे ही ये हमारे पास कैटालेज बनाएगा तो कैटालेज उस हाइड्रोजन परऑक्साइड को जो बेसिकली इसको किल करने के लिए आई थी उसी को न्यूट्रलाइज कर देगा, और जब वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी तो वो इसको किल नहीं कर सकेगी और ये अपना एक्शन आराम से परफॉर्म कर सकेगा। तो इसलिए हमारे पास कैटालेज पॉजिटिव होना इसका विरुलेंस फैक्टर है। अब उसके बाद हम इसके तीसरे कैरेक्टर की तरफ जाते हैं जो कि कोएगुलेशन का कैरेक्टर है, या जिसको कोएगुलेज पॉजिटिव है। जो कोएगुलेज पॉजिटिव होता है ना ये हमारे पास कह सकते हैं कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। स्टेफिलोकोकस ऑरियस का कोएगुलेज पॉजिटिव होना इसको बाकी सारे बैक्टीरियाज जो है स्टेफिलोकोकस से डिफरेंशिएट करता है कि बाकी सारे स्टेफिलोकोकस जो होते हैं वो कोएगुलेज नेगेटिव होते हैं, ये कोएगुलेज पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास कोएगुलेज पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि आपको नाम से पता चल रहा है कि कोएगुलेज का मतलब है कि इसने कोएगुलेशन करनी है, और कोएगुलेशन ये आपको रेड कलर का सी नजर आ रहा है तो इसका मतलब ब्लड है, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्लड जो है उसके अंदर कोएगुलेशन करेगा। कोएगुलेशन का क्या मतलब है कि ब्लड डिफरेंट जगह से जो है वो कोएगुलेट होना शुरू हो जाएगा, थिकनिंग शुरू हो जाएगी, जो बेसिकली ये हमारे पास एक क्रैक जो है वो इस चीज़ को शो कर रहा है कि हमारे पास जो ब्लड है उसके अंदर कोएगुलेट्स जो है वो बनना शुरू हो गए हैं। अब जो कोएगुलेशन किस तरह से करता है तो उसके लिए भी एक रिएक्शन है जो कि बेसिकली इस शॉर्ट लिस्टिंग में जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन हुआ है, आपको नजर अगर नहीं आ रहा तो मैं इसको वैसे बोल दूंगी। तो जो कोएगुलेज होता है ना बेसिकली क्या करता है कि जो प्रोथ्रोम्बिन होता है उसको हमारे पास कोएगुलेज जो है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। जब कोएगुलेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है तो जो थ्रोम्बिन होता है वो आगे जाकर फिब्रिनोलाइसिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, और फिब्रिन हमारे पास मेन जो है वो एक कह सकते हैं कि इट इज अ एलिमेंट जो कि हमारे पास या कंपाउंड है जो कि बेसिकली कोएगुलेशन करवाता है या क्लोटिंग करवाता है। तो जो फिब्रिन होता है यहाँ पे जो कि बेसिकली फिब्रिनोलाइसिन से बना, ये हमारे पास जो है वो क्लोटिंग ऑफ द ब्लड करवाता है। उसके बाद हमारे पास इसका अगला फीचर जो है वो यहाँ पे आपको एक रेड कलर का बल्ब शो हो रहा है। ये जो रेड कलर का बल्ब होता है ना ये आपको जहाँ भी नजर आए, ठीक है, ये इसी चीज को सिंबलाइज करेगा कि जो बैक्टीरिया हम लोग पढ़ रहे हैं वो बीटा हीमोलाइटिक है। बीटा हीमोलाइटिक का क्या मतलब होता है कि हमारे पास हीमो का मतलब हीमो यानी कि आयरन से निकला है, ठीक है, वर्ड हीम, और साथ में लाइटिक है कि इसने उसको क्लीव करना है। तो बीटा हीमोलाइटिक क्या करता है बेसिकली एजेंट्स, ये हमारे पास इसका मतलब यह है कि क्वालिटी है जिसके थ्रू ये रेड ब्लड सेल्स की लाइसिस करते हैं, उसमें से आयरन को निकालते हैं। अब जब आयरन निकली है तो इसको यूज करना है, तो आयरन जो है इसको ये बैक्टीरिया अपने साइटोक्रोम एंजाइम्स बनाने के लिए यूज करते हैं। जब वो साइटोक्रोम एंजाइम बन जाते हैं तो इनके थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। अब उसके बाद इसका अगला फीचर जो है वो यहाँ पे आपको एक मैन नजर आ रहा है। जो मैन है ना ये बेसिकली
मैनिटोल को सिंबलाइज कर रहा है कि जो मैनिटोल होती है वो बेसिकली पिंक कलर का होगा, ठीक है, जो एगर है वो पिंक कलर का होता है। लेकिन जब हमारे पास हम लोग स्टेफिलोकोकस ऑरियस यहाँ पे है और ये हम लोग इसको इस एगर में डालें तो ये मैनिटोल की फर्मेंटेशन कर देता है और मैनिटोल का कलर पिंक से येलो हो जाता है और ये येलो होना जो है वो ये शो कर रहा है कि इस मैनिटोल की फर्मेंटेशन कर दिया। तो ये वाला फीचर जो है ये भी हमारे पास स्टेफिलोकोकस ऑरियस में काफी कैरेक्टरिस्टिकली नजर आता है। उसके बाद इसका अगला फीचर है जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वो यहाँ पे आपको नजर आएगा ए लिखा हुआ। जो ए है ना वो एक तो याद रखना है कि ये गोल्डन कलर के ऊपर है, यानी कि ये हमारे पास ऑरियस की ही बात हो रही है, ठीक है। और इसके ऊपर जो ए जो बना हुआ है ना ये आपको प्रोटीन ए को सिंबलाइज कर रहा है। प्रोटीन ए क्या होती है? प्रोटीन ए बेसिकली हमारे पास एक एलिमेंट है या कंपाउंड है जो कि इसके अंदर जो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस में। इसने क्या करना है, इसने बेसिकली हमारे पास एंटीबॉडी आईजीजी एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर जाना है। जब आईजीजी एंटीबॉडी के साथ एफसी के उसके एक एंटीबॉडी के अंदर कंपोनेंट होता है, एफसी होता है और एक एफएबी कंपोनेंट होता है। तो जो एंटीबॉडी का एफसी कंपोनेंट होता है प्रोटीन ए जो है उसके साथ जाकर बाइंड कर जाती है और जब प्रोटीन उसके साथ जाकर बाइंड कर जाती है तो वो हमारे पास एफसी कंपोनेंट या एंटीबॉडी जो है उसकी एक्टिवेशन उसको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करने देती और जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो एक्टिवेट नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में खास तौर पे उसका जो C3b एलिमेंट है ये उसको एक्टिवेट नहीं होने देती है और जब वो एक्टिवेट नहीं होगी तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के थ्रू जो एंटीबॉडी है वो अपना एक्शन नहीं कर सकेगी। और एंटीबॉडीज के कौन से एक्शन मेन नहीं हो सकेंगे? एक फैगोसाइटोसिस नहीं हो सकेगी और एक ऑप्सोनाइजेशन नहीं हो सकेगी। जब ये दोनों काम नहीं हो सकेंगे तो इसका मतलब हमारे पास इम्यूनिटी जो है वो वर्क ही नहीं कर सकेगी अगेंस्ट इस बैक्टीरिया। इम्यूनिटी वर्क ना करने की वजह से जो बैक्टीरिया होता है वो बहुत आसानी से होस्ट में कॉलोनाइज कर जाता है। तो ये हमारे पास प्रोटीन ए का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसके थ्रू बेसिकली एक तरह से हमारे पास इम्यूनिटी को नलीफाई कर रही है अगेंस्ट दिस बैक्टीरिया। और जब इम्यूनिटी हमारे पास नलीफाई हो जाएगी तो हमारे पास फिर कोई भी बैक्टीरिया के बाद जो पोस्ट हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरसेस होते हैं वो आराम से इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, जो कि हम अगले वाले में देखेंगे। अब हमने जो है वो इसके बाकी के फीचर्स पढ़ने हैं और इनके फीचर्स में सबसे पहले हमने दो चीज़ें और देखनी है। ये वाले जितने भी फीचर्स थे, ठीक है, अब तक मैंने वो एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हम लोग चले जाएंगे कि इसके सेल वॉल के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और वो सेल वॉल के कंपोनेंट्स पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो सेल वॉल के कंपोनेंट्स बेसिकली इसको पैथोजेनिसिटी में या इसके एक्शंस के अंदर हेल्प करेंगे। अब इसके सेल वॉल के कंपोनेंट्स में जो सबसे पहला कंपोनेंट है जो कि प्रोटीन ए है, ठीक है, ये हमने पहले कर लिया कि प्रोटीन ए का क्या काम होता है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट नहीं होने देता, ठीक है, वो हमने पहले कर लिया। अब हमने करना है कि इसका एक और कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं कि टिकोइक एसिड, ठीक है। ये हमारे पास जो कंपोनेंट होता है ना टिकोइक एसिड, ये हमारे पास मेन फीचर होता है ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल्स का। जो टिकोइक एसिड होता है इसका काम क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर ये प्रेजेंट है और ये हमारे पास क्या काम करता है कि ये म्यूकोजल वॉल्स या म्यूकोजल सेल्स जो उनसे होते हैं ना उनके साथ अडेरेंस के अंदर हमारे पास हेल्प करता है कि इस बैक्टीरिया को अडेयर करने के लिए म्यूकोजल सेल्स के साथ इसका रोल है। उसके बाद हमारे पास इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो उसको हम लिपोटिकोइक एसिड भी कह सकते हैं कि जब इसकी फॉर्म में क्या करता है कि ये बेसिकली मैक्रोफेजेस को स्टिमुलेट करता है कि वो हमारे पास साइटोकाइंस प्रोड्यूस करें। साइटोकाइंस डिफरेंट इंटरल्यूकिन्स वगैरह को हम कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इंटरल्यूकिन 1 और टिश्यू निक्रोसिस फैक्टर प्रोड्यूस करता है। जब ये हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं तो इनके थ्रू ये बेसिकली सेप्टिक शॉक जो है उसको स्टिमुलेट करवाता है। तो ये हम लोगों ने इसके सेल वॉल के अब तक दो फीचर्स पढ़ लिया। अब इसका तीसरा फीचर जो ये है कि इसके ऊपर एक पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल होता है। ये जो पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल होता है ना इसके काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कंपोनेंट नंबर 5 और 8 को देख रहे हैं। तो जो 5 और 8 वाला कंपोनेंट होता है ना वो इसके 85% जो इन्फेक्शन होते हैं ना वो इसका पॉलीसेकेराइड कैप्सूल की वजह से होते हैं। उसके बाद हमारे पास इसी पॉलीसेकेराइड कैप्सूल के साथ अक्सर एक माइक्रो कैप्सूल भी पड़ा हुआ होता है, लेकिन ये सब में नहीं होता, कुछ में होता है, ठीक है। एक माइक्रो कैप्सूल होता है और इस माइक्रो कैप्सूल का क्या काम होता है कि ये हमारे पास इसकी बहुत ही पुअर इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो वैक्सीन होती है वो बनाना बहुत डिफिकल्ट होती है। उसके बाद हमारे पास जो है वो ये है कि इसके अंदर कुछ सरफेस रिसेप्टर्स पड़े हुए होते हैं इसकी सेल वॉल पे। ये जो सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं ना इनका काम ये होता है कि ये फेज टाइपिंग में हमारे पास बहुत हेल्प करते हैं। उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर एक फीचर होता है कि इसके कुछ एंडोटॉक्सिन लाइक प्रॉपर्टीज होती हैं। वो प्रॉपर्टीज जो है वो भी हम पहले ही देख चुके हैं कि ये हमारे पास कोएगुलेज पॉजिटिव होना बेसिकली इसकी एक एंडोटॉक्सिन लाइक प्रॉपर्टी है। क्या कि ये बेसिकली मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करता है, फिर मैक्रोफेजेस साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है उसकी एक्टिवेशन के थ्रू हमारे पास कोएगुलेशन का पूरा एक जो है वो कैस्केड जो है उसको स्टिमुलेट करती है और इस तरीके से कोएगुलेशन हो सकती है। अच्छा, अब उसके बाद हम लोगों ने इसके ये वाले सेल वॉल के फीचर्स अब तक पढ़ ले, मैं रिपीट कर देती हूँ। एक है प्रोटीन ए, दूसरा है टिकोइक एसिड, तीसरा हमारे पास जो है पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है और चौथा हमारे पास सरफेस रिसेप्टर्स हैं और पांचवा हमारे पास एंडोटॉक्सिन लाइक प्रॉपर्टीज हैं। ये सारी सेल वॉल के इसके फीचर्स हैं जो इसको यूनिक बनाते हैं। अब हमने जो इसकी नेक्स्ट चीज देखनी है वो है कि इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, यानी कि ये हमारे पास अपनी जो पैथोजेनिसिटी है या अपने पैथोजेनिक जो इफेक्ट्स हैं वो किस तरह से कॉज करता है। तो इसमें हमारे पास दो मजीद क्लासिफिकेशन हो जाती है। एक होती है पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन और दूसरे होते हैं टॉक्सिन्स। तो सबसे पहले पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन करते हैं। पायोजेनिक यानी कि हमारे पास पस की प्रोडक्शन होना, यानी कि वो वाली इन्फ्लेमेशन जो पस भी प्रोड्यूस करे उसे पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। उनको दूसरे हम लोग कह सकते हैं कि दे आर कॉल्ड एब्सेसिस, कि हमारे पास जब स्किन के ऊपर ऐसे स्वेलिंग सी प्रोड्यूस हो जाए उनको हम लोग एब्सेस कहते हैं। और जो एब्सेसिस होते हैं अगर उनमें से पस प्रोड्यूस हो गए तो वो हमारे पास पायोजेनिक एब्सेसिस हो गए। अब ये पायोजेनिक एब्सेसिस जो होती है इनमें सेंट्रल नेक्रोसिस नजर आती है हमें, यानी कि इसमें हमारे पास जो सेंट्रल साइड होती है वहाँ पे हमारे पास नेक्रोटाइजिंग सेल्स वगैरह जो है वो मौजूद होते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये जो एब्सेस होते हैं बिकॉज इनमें पस है तो इनकी जो ड्रेनेज होती है वो आउटसाइड भी होती है, लेकिन ये इनवर्ड टुवर्ड द ब्लड जो है उसमें भी डिसेमिनेट कर सकते हैं। और इनके लिए हमारे पास जो प्री डिपोजिशन फैक्टर्स होते हैं वो मेनली हमारे पास फॉरेन बॉडीज और कैथीटर्स होते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं टुवर्ड्स द टॉक्सिन्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये टॉक्सिन्स कौन से प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके हमारे पास जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस के जो टॉक्सिन्स होते हैं उसमें सबसे पहले आ जाएगा एंटेरोटॉक्सिन्स। एंटेरोटॉक्सिन्स जो है ये एंटेरो का मतलब होता है इंटेस्टाइन। तो एंटेरोटॉक्सिन्स वो वाले टॉक्सिन्स जो इंटेस्टाइन के थ्रू हमारे पास इफेक्ट करेंगे। ये हमारे पास A to F तक जो है उसकी टाइप्स होती हैं। इनको हम लोग सुपर एंटीजेंस ऑफ इन द GIT भी कहते हैं। सुपर एंटीजन का मतलब होता है वो वाले एंटीजेंस जो कि आगे जाकर खास तौर पे T लिम्फोसाइट्स के थ्रू या बाकी हमारे पास इम्यूनिटी जो है उसको एक्टिवेट करेंगे। तो ये हमारे पास सुपर एंटीजन जब GIT में जाते हैं तो वहां पर मैक्रोफेजेस से इंटरल्यूकिन 1 प्रोड्यूस करते हैं और टी हेल्पर सेल्स जो है वहां से हमारे पास इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस करते हैं। जब ये इंटरल्यूकिन प्रोड्यूस होते हैं तो इंटरल्यूकिन बेसिकली हमारे पास आगे जाकर इंटेरिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे जो कि GIT का सिस्टम है। ये हमारे पास आगे वॉमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करता है जिससे वॉमिटिंग भी होती है और साथ ही हमारे पास नॉन ब्लडी डायरिया होता है। इन दोनों कंडीशंस को जिसमें वॉमिटिंग होगी और साथ वाटरी लेकिन नॉन ब्लडी डायरिया प्रोड्यूस होता है इसको हम आम लफ्ज़ों में फूड पॉइजनिंग कहते हैं, ठीक है। तो फूड पॉइजनिंग जो है उसके लिए मजीद ये वाली आपके पास डायग्राम भी है, ठीक है, लेकिन इस डायग्राम को जो है वो मैं अलग से दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी। अब उसके बाद हमारे पास जो है फूड पॉइजनिंग तो ठीक है होगी। अब ये फूड पॉइजनिंग कोज कर रहा है और
उसके अलावा हमारे पास ये जब सेपरेट करता है तो इसमें याद रखना है कि जब हम कुक करते हैं फूड को तो उससे जो है ये हमारे पास इतनी आसानी से जो है वो नहीं मरता, क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंट होता है। उसके अलावा हमारे पास जो स्टमक के एसिड्स होते हैं और जो जूजिनम और स्टमक के एंजाइम्स होते हैं ये उनके लिए भी रेजिस्टेंट होता है, तो इसलिए ये वाले जो फूड पॉइजनिंग के केसेस होते हैं ये काफी ज्यादा होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि इसमें TSLS विच इज बेसिकली एब्रिविएशन फॉर टॉक्सिक शॉक लाइक सिंड्रोम, ठीक है। ये हमारे पास काफी बार ये वाली टर्म यूज होगी, इसलिए मैं इसको एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो टेम्पॉन्स यूज करते हैं मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन्स, उसके अलावा जो है वो वूंड के इन्फेक्शंस और जब हमारे पास कोई नेजल इन्फेक्शन हो या कोई हमारे पास आपको नोज से ब्लीडिंग हो तो वहाँ पे हम लोग जो है वो नेजल पैकिंग्स यूज करते हैं। तो आपके ये वाले तीनों मटेरियल्स जो हैं इनके थ्रू वेजाइना, नोज या किसी भी इन्फेक्टेड साइड से हमारे पास ये टॉक्सिन जो है ये ब्लड में एंटर हो जाता है, और जब ये टॉक्सिन ब्लड में एंटर होता है तो वहाँ जाकर ये वही सुपर एंटीजन का काम करता है, ठीक है। और सुपर एंटीजन के तौर पर ये इंटरल्यूकिन 1 और 2 और टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, जिसके थ्रू टॉक्सिसीमिया या हमारे पास जो है वो साइटोटॉक्सिक स्टॉर्म की कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है। इसको हम लोग कहते हैं टॉक्सिक शॉक लाइक सिंड्रोम, जो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। उसके बाद आ जाएंगे हमारे पास कुछ एक्सोफोलिएटिन हमारे पास आ जाएंगे। अब हम लोगों ने अगला करना है दैट इज द एक्सोफोलिएटिन बेसिकली हमारे पास ये वाले जो टॉक्सिन्स होते हैं ये स्किन रिलेटेड होते हैं कि ये हमारे पास प्रोटीएज के तौर पे काम करते हैं। प्रोटीएज एक ऐसा एंजाइम जो कि बेसिकली प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, तो ये प्रोटीएज के तौर पर जो है वो काम करते हैं, और ये हमारे पास डेस्मोग्लिन को क्लीव करता है। डेस्मोग्लिन बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी प्रोटीन है जो कि टाइट जंक्शंस में होती है, तो ये हमारे पास डेस्मोग्लिन को जो है वो क्लीव करता है, जिसके थ्रू जो हमारे पास स्किन होती है उसकी ग्रेन्युलर लेयर जो है वो नीचे वाले एपिडर्मिस से जो है वो सेपरेट हो जाती है, जिसके थ्रू हमारे पास जो स्किन है उसके ऊपर स्केल्डेड सिन सिंड्रोम प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे जो स्किन होती है वो रेड हो जाती है, और उसके अलावा उसमें बहुत से स्केल्स और इची नेस्टी जो है प्रोड्यूस होने शुरू हो जाती है, जो कि हमारे पास ये वाला जो बंदा है इसमें हमारे पास शो हो रही है कि उसकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा रेड हुई है, तो टॉक्सिक शॉक लाइक सिंड्रोम ये सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ से इस डायग्राम के थ्रू ये टॉक्सिक शॉक लाइक सिंड्रोम भी सिंबलाइज कर रहा है, और साथ में ये हमारे पास स्केल्डेड सिन जो इसकी स्किन रेड हुई है, ठीक है, ये हमारे पास इस चीज को सिंबलाइज करेगी। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके बाकी टॉक्सिन्स की तरफ, जिसमें हमारे पास आता है एक्सोटॉक्सिन। जो एक्सोटॉक्सिन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अल्फा टॉक्सिन और दूसरे होते हैं पीवी ल्यूकोसाइडिन। जो अल्फा टॉक्सिन होते हैं ये हमने याद रखना है कि इनके साइटोटॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं। वर्ड साइटोटॉक्सिक का मतलब होता है कोई भी ऐसा सेल या कोई भी ऐसा टॉक्सिन जो कि स्किन के अंदर जो है जो कि सेल्स के अंदर पोर्स क्रिएट करके उन सेल्स की डेथ कॉज करे, उसके हम कहते हैं साइटोटॉक्सिक। तो साइटोटॉक्सिक इफेक्ट जो है वो अल्फा टॉक्सिन का होता है कि ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में होल्स क्रिएट करता है, और फिर ये होल्स के थ्रू हमारे पास जो सेल के हाई मोलिकुलर वेट जो है सब्सटेंसेस वो बाहर निकल आते हैं, जिसके थ्रू सेल का निक्रोसिस हो जाता है और हेमोलाइसिस हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास पीवी ल्यूकोसाइडिन जो है ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, और ये हमारे पास कम्युनिटी एक्वायर्ड मर्सा जो है ये उसका बेसिकली हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर भी है, कि वो हमारे पास जो कम्युनिटी एक्वायर्ड मर्सा है जो हम आगे देखेंगे वो हमारे पास इसके थ्रू पीवी ल्यूकोसाइडिन के टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करके अपनी विरुलेंस कॉज करता है। अब इसमें क्या होता है कि उसके बाद ये याद रखना है कि हमारे पास 2% जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है वो हमारे पास ये वाला टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये बेसिकली जीन हमारे पास जो लाइजोजेनिक फेज होता है उसके ऊपर इसके जीन्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसके थ्रू 2 सब यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं इस टॉक्सिन्स के। ये टॉक्सिन जो है फिर आगे जाकर आपस में सिंबलाइज करते हैं, इसके दोनों सब यूनिट्स सेल मेम्ब्रेन में एक पोर क्रिएट करते हैं, जिसके थ्रू सेल के हमारे पास जो कंटेंट्स हैं वो लीक आउट हो जाते हैं और सेल जो है इसकी डेथ हो जाती है, स्पेशली ये WBC जो है उसको अफेक्ट करता है। उसके अलावा इसके हमारे पास कुछ नेक्रोटाइजिंग निमोनिया के इफेक्ट्स भी होते हैं जो कि स्किन और सॉफ्ट टिश्यू के इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है इसमें कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं ना वो हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स हैं, एंजाइम के डिफरेंट हमारे पास सेक्शंस हैं जिसके थ्रू ये अपना एक्शन परफॉर्म कर सकता है। इसमें हमारे पास एक तो कोएगुलेज एंजाइम होता है, वो हमने पहले देखा कि प्लाज्मा की क्लोटिंग करता है, और ये हमारे पास जो है वो सेल वॉल इन्फेक्टेड साइड की जो इन्फेक्टेड साइड जो होती है ना उसकी जो वॉल होता है उसका रास्ता बंद कर देता है, वहाँ पे हमारे पास न्यूट्रोफिल्स नहीं आ सकते, माइग्रेशन नहीं होती वहाँ पर। उसके बाद इसके अलावा ये फिब्रिनोलाइसिन भी प्रोड्यूस करता है, और इसके अलावा हाइलोनेडेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है, प्रोथ्रोम्बिन न्यूक्लियेजेस लाइपेजेस वगैरह जो है ये सारे एंजाइम्स जो है ये भी हमारे पास इसी का फीचर्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको पैथोजेनेसिस को भी कंप्लीट कर लिया। अब हमने जो है वो इसकी डिजीज़ की तरफ जाना है। इसकी जो डिजीज़ होती हैं ना वो हमारे पास इन 3 डायग्राम से ये वाली और ये वाली इन डायग्राम से जो है ये शो हो रही हैं, ठीक है। लेकिन हम इनको बाद में स्केचेस से देखेंगे, पहले हम लोग जो है वो इनको पढ़ लेते हैं कि डिजीज़ होती क्या हैं। इसमें हमारे पास जो है जो डिजीज़ होती हैं ये भी बिल्कुल उसी तरह से होंगी जैसे इसकी पैथोजेनेसिस थी, कि ये हमारे पास डिजीज़ जो है वो भी बायोजेनिक भी हो सकती हैं और वो कुछ डिजीज़ जो है वो टॉक्सिन मीडिएटेड भी हो सकती हैं। उसके अलावा इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक डिजीज़ है वो है कावासाकी डिजीज़, उसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं इसकी कुछ बायोजेनिक डिजीज़ की तरफ। बायोजेनिक डिजीज़ यानी कि वो वाली डिजीज़ जिसमें हमारे पास पस प्रोड्यूस होगी। अब इसमें क्या होता है हमारे पास के मेन फीचर मैंने पहले ही कहा था कि इसमें स्किन को ये काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व करता है अपने अंदर। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाती है, सबसे पहले डिजीज़ जो है वो है स्किन और सॉफ्ट टिश्यूज़ के इन्फेक्शंस। स्किन और सॉफ्ट टिश्यूज़ के इन्फेक्शंस जो होते हैं इनके लिए हमारे पास 2 मेन टर्म्स हम यूज़ करते हैं। एक होता है कि कम्युनिटी एक्वायर्ड मर्सा और एक होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड मर्सा। जो कम्युनिटी एक्वायर्ड मर्सा होता है ये ज़्यादातर उन लोगों के अंदर होता है जो होमलेस होते हैं या आईवी ड्रग के अब्यूजर्स होते हैं या एथलीट्स होते हैं। इन लोगों में कम्युनिटी एक्वायर्ड मर्सा होता है, यानी कि वो वाला मर्सा जो हमारे पास नॉर्मल लाइफ में या कम्युनिटी के थ्रू एक्वायर किया जाता है। और वो हमारे पास मर्सा जो है जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड होता है, यानी कि हॉस्पिटल के स्टफ के थ्रू और ज़्यादातर नेजोकॉमियल इन्फेक्शंस के थ्रू यानी कि नोज के इन्फेक्शंस के थ्रू स्प्रेड होता है, उसको हम लोग कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड मर्सा। मर्सा बेसिकली इसके स्ट्रेन्स ही हैं जो कि रेजिस्टेंट होते हैं, इसके वो हम लोग बाद में देखेंगे आगे एंटीबायोटिक्स में। अब उसके बाद हम लोगों ने जो है वो देखना है कि जो सॉफ्ट टिश्यू और स्किन के जो इन्फेक्शंस हैं वो किस तरह के इन्फेक्शंस होते हैं। उसके लिए आप एक निमोनिक से भी याद रख सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट वाले, जिसका जो निमोनिक था वो बी और फिर ECS का जो है वो निमोनिक है, जिसके थ्रू हम इसके मेन फीचर्स को तो याद कर सकते हैं। बाकी कुछ हैं जो कि आप अगर ना भी याद रखें तो उससे कुछ मसला नहीं है। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं कि ब्रेस्ट रिलेटेड कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, कि जब हमारे पास पोस्टमार्टम जो वुमेन होती हैं उनके अंदर हमारे पास ब्रेस्ट के इन्फेक्शंस कॉज हो सकते हैं, जिसको हम लोग मास्टाइटिस जो है उसमें मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है। उसके बाद हमारे पास ई आ जाता है। ई से बेसिकली बनेगा आईलिड के इन्फेक्शंस, कि आईलिड के अंदर हमारे पास आईज की आईलिड में जो इन्फेक्शन होते हैं उनको हम कहते हैं कि आईलिड इन्फेक्शंस। उसके अलावा ये कंजक्टिवाइटिस भी कॉज करता है जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको हम आगे अलग से भी देखेंगे। उसके बाद हमारे पास बाकी जितने भी कॉज करता है वो हमारे पास स्किन रिलेटेड होती हैं, जिसमें एस इज फॉर स्किन, इसमें स्किन के ऊपर एब्सेसिस फॉर्म कर सकता है जो हमने पहले देखा। उसके अलावा इम्पाइटिगो है, उसके अलावा फ्रंकल्स है, कार्बंकल्स हैं और बाकी सेलुलाइटिस वगैरह, ठीक है, और नेक्रोटाइजिंग फेस्टाइटिस वगैरह, ये सारी डिजीज जो है ये सारी स्किन रिलेटेड है। तो अगर हम इसको सिर्फ स्किन और टिश्यू इन्फेक्शंस और बाकी सारे अगर आप एक्सप्लेन थोड़ा बहुत लिखते हैं तो इससे कवर हो जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास जो सेकंड है जो है सेप्टिसीमिया।
कि सेप्टिसीमिया जो है ये हमारे पास एक लोकलाइज लीजन जो है वहाँ से हमारे पास सेपरेट करता है। वो लोकलाइज लीजन जो है वो किसी वूंड का इन्फेक्शन भी हो सकता है, या अगर हमारे पास आईवी ड्रग्स के अब्यूजर्स हों यहाँ पे जो है, यानी कि बार बार आईवी ड्रग्स जो है उनको दी जाए, तो वहाँ पे भी हमारे पास एक लीजन से जो है वो सेप्टिसीमिया स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा इसके हमारे पास काफी सारे क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम डिटेल में अभी नहीं देख रहे हैं। उसके बाद अगला आ जाएगा एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस जो है जो इस डायग्राम में शो है कि इसके ऊपर ये हार्ट बना हुआ है, ठीक है। तो एंडोकार्डाइटिस इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। एंडोकार्डाइटिस जो है वो हमारे पास उन लोगों में ज्यादा होता है जो कि आईवी ड्रग्स को यूज करते हैं। जब आईवी ड्रग्स को अब्यूज करते हैं तो उनके अंदर हमारे पास जो ट्राइकस्पिड वाल्व है खासतौर पर उसका एंडोकार्डाइटिस हो जाता है। लेकिन ट्राइकस्पिड वाल्व नॉर्मल में ज्यादातर होता है, प्रोस्थेटिक में या आर्टिफिशियल वाल्व अगर हमारे पास किसी ने ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है तो उसमें हमारे पास इतना ज्यादा ये नहीं होता, हो दोनों में सकता है लेकिन नॉर्मल में ज्यादा होता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे टुवर्ड्स एयर्स ऑस्टियोमाइलाइटिक फीचर। ऑस्टियोमाइलाइटिस जो होता है या फिर जिसको हम सेप्टिक आर्थराइटिस भी कहते हैं जो कि बोन की डिजीज है, ये हमारे पास लोकली वुंड के थ्रू भी हो सकता है, या इसका कोई हेमेटोजेनेसिस सेपरेट भी हो सकता है फ्रॉम अदर ऑर्गन्स उसके, लेकिन ये हमारे पास बच्चों में ज्यादातर होता है। ये ऑस्टियोमाइलाइटिस और सेप्टिक आर्थराइटिस जो है वो हमारे पास ये जॉइंट्स जो है सेप्टिक आर्थराइटिस शो कर रहे हैं, और ये जो फिश पड़ी हुई है जिसका स्केलेटन शो हो रहा है ये हमारे पास ऑस्टियोमाइलाइटिस को सिम्बलाइज कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि इसमें कुछ सर्जिकल वुंड्स में हमारे पास जब हॉस्पिटल में जो पेशेंट पड़े हैं जिनकी सर्जरी हुई है उनके सर्जिकल वुंड्स में भी इन्फेक्शन जो है वो ज्यादातर कॉज होते हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास, हम इधर चलते हैं टुवर्ड्स द स्टेफाइलोकोकस नमूनिया। नमूनिया जो हमारे पास ये वाला जो बंदा है दिस वन ही इज कफिंग, तो ये हमारे बेसिकली नमूनिया को सिम्बलाइज कर रहा है कि नमूनिया जो है वो इसका एक फीचर है जिसमें हमारे पास जो है वो ऑब्वियसली नमूनिया जो है वो रेस्पिरेटरी फीचर है, तो ये हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव भी हो सकता है या फिर वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास इसका एक और आ जाता है जो कंजक्टिवाइटिस है, इसको हमने पहले भी देखा था कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि इसका कंजक्टिवाइटिस जो है एक तो याद रखना है कि वो यूनिलेटरल बर्निंग होती है, उसमें आइज में पेन भी होगा, हाइपरीमिया भी होगा और साथ में उसमें से प्यूरिन डिस्चार्ज भी होगा। और ये याद रखना है कि क्योंकि आइज का फीचर है और हमारे पास स्टेफिलोकोकस ऑरियस हैंड से फैलता है, तो अगर हमारे पास फिंगर्स कंटेमिनेटेड है और उसने वो अपनी आंखों को लगाई है तो उससे ज्यादातर कंजक्टिवाइटिस का चांस होता है। उसके अलावा हम लोगों ने इसका ये भी फीचर पहले देख चुके हैं कि एब्सेसिस फॉर्म करता है स्किन के ऊपर, और ये एब्सेसिस जो है ना इनका सेपरेट किस तरह से होता है कि हमारे पास बैक्टीरिया हुआ है, यानी कि ब्लड में बैक्टीरिया आ गया और वहां से हमारे पास ये एब्सेसिस वाला जो इन्फेक्शन किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, जिसको हम बेसिकली इसका मेटास्टैटिक सेपरेट कहते हैं कि फ्रॉम द साइट ऑफ द वुंड से अगर ये किसी भी और ऑर्गन में चला गया तो उसको हम मेटास्टैटिक कहते हैं, और इसके जो एब्सेसिस होती हैं उनका हमेशा मेटास्टैटिक सेपरेट होता है। उसके बाद हम लोगों ने अब हमने ये जो है ये सारे के सारे फीचर्स कर लिए। अगर मैं इसको एक बार रिपीट कर दूं तो इसमें कुछ स्किन के और सॉफ्ट टिश्यू के इन्फेक्शन होते हैं। उसके बाद ये सेप्टिसीमिया कॉज करता है, एंडोकार्डाइटिस कॉज कर सकता है। उसके बाद ये ऑस्टियोमाइलाइटिस एंड सेप्टिक आर्थराइटिस कॉज करता है, सर्जिकल वुंड्स में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। उसके अलावा ये हमारे पास स्टेफिलोकोकस नमूनिया कॉज करता है, कंजक्टिवाइटिस कॉज करता है और एब्सेसिस कॉज करता है। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग इसके कुछ टॉक्सिक मेडिएटेड जो है डिजीजेज वो भी होती हैं, जिनमें हमने एक पहले देख ली थी कि ये हमारे पास गैस्ट्रोएंटराइटिस कॉज करता है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में जो है वो फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं, जो कि एंटीरोटॉक्सिन से होती है। लेकिन याद रखना है कि जो फूड पॉइजनिंग होती है वो हमेशा प्री फॉर्म फूड के थ्रू होती है, जिसको स्टोर किए हुए तकरीबन 1 to 8 आवर्स हो चुके हैं, और ये प्री फॉर्म फूड में मोस्टली मीट होता है, ये मायोनीज वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये इन फूड के थ्रू ज्यादातर फैलता है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड है वो टॉक्सिक शॉक लाइक सिंड्रोम है, ये भी हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया। इस टॉक्सिक शॉक लाइक सिंड्रोम के सिम्टम्स क्या होते हैं कि इसमें फीवर हो सकता है, इसमें हाइपोटेंशन होती है, इसमें बॉडी के ऊपर रैश होती है, और ये हमारे पास ज्यादातर टॉक्सिक शॉक लाइक सिंड्रोम 3+ ऑर्गन्स जो है मेजर ऑर्गन्स में से तकरीबन 3 या 3 से ज्यादा ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जो है वो स्केल्डेड स्किन सिंड्रोम, ये भी मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि इसमें फीवर भी होगा, इसमें हमारे पास जो स्किन है उसके ऊपर जो है वो लार्ज ब्लस्टर्स बनेंगे। उसके अलावा हमारे पास रैश भी होगी, उसमें से सीरस फ्लूइड जो है वो भी एक्सुएट करेगा और स्किन जो है वो उतरना शुरू हो जाएगी, और इस सब की वजह से इलेक्ट्रोलाइटिक इंबैलेंस भी हो सकता है। इसकी रिकवरी तकरीबन 7 to 10 डेज में होती है और ये बच्चों में ज्यादा होता है। तो इस तरीके से हमने इसके जो है वो टॉक्सिक मेडिएटेड जितने भी डिजीजेस थी वो भी देख लिया, जो कि दोबारा मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एक फूड पॉइजनिंग है, एक टॉक्सिक शॉक लाइक सिंड्रोम है और एक हमारे पास स्केल्डेड स्किन सिंड्रोम है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम कावासाकी डिजीज की तरफ, जिसको हम लोग नॉर्मली केडी भी कहते हैं, ठीक है। तो जो कावासाकी डिजीज है ना इसके कुछ फीचर्स होते हैं कि कावासाकी डिजीज में हमेशा 7 टॉक्सिक शॉक लाइक सिंड्रोम होगा, वेस्कुलाइटिस होगा तकरीबन मीडियम, या जो है वो स्मॉल आर्टरीज का अगर हमारे पास इन्फेक्शन हो उसको हम वेस्कुलाइटिस कहते हैं, तो वो भी इसका फीचर है। और ये ज्यादातर हमारे पास एक्वायर्ड हार्ट डिजीजेज जो है बच्चों में उसकी कॉज भी यही होता है। उसके बाद हम लोग जो है इसमें देखते हैं कि इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है जो तकरीबन 5 दिन तक रहेगा, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है जो 5 दिन तक रहना चाहिए। उसके अलावा इसमें जो कंजक्टिवाइटिस होता है वो नॉन प्यूरिन होता है, जो नॉर्मल कंजक्टिवाइटिस होता है उसमें प्यूरिन डिस्चार्ज होता है, लेकिन इसमें कोई डिस्चार्ज नहीं होगा, सिर्फ इन्फेक्शन होगा। और साथ में इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है दैट इज द स्ट्रॉबेरी टंग, कि जो टंग होती है उसका कलर रेड हो जाता है और उसके ऊपर व्हाइट कलर के स्पॉट्स होते हैं लाइक द स्ट्रॉबेरी, तो इसका स्ट्रॉबेरी टंग इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। उसके अलावा लिप्स का और म्यूकोसा वगैरह का जो है वो हमारे पास और एडिमा कॉज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर यहाँ पे देखें तो इसमें भी रैश है और इसमें हैंड्स का भी एडिमा है, फीट का भी एडिमा है, ठीक है। तो इसमें मेन फीचर्स क्या हो जाते हैं, वेस्कुलाइटिस हो जाता है, उसके अलावा हमारे पास 5 दिन से फीवर होगा, कंजक्टिवाइटिस होगा, स्ट्रॉबेरी टंग होगा और डिफरेंट हमारे पास प्लेसेस के ऊपर जो है वो एडिमा हो जाएगा, और साथ में रैश भी होती है। और उसके बाद इसका एक और फीचर है दैट इज सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलें जो कि इसमें कार्डियक इन्वॉल्वमेंट भी होती है। अभी हमने बताया कि जो बच्चे होते हैं उनमें ज्यादातर अगर हमारे पास कोई हार्ट की एक्वायर्ड डिजीजेस होती हैं तो उनमें ये डिजीज जो है वो अंडरलाइन कॉज होती है उसकी। तो ये कार्डियक इन्वॉल्वमेंट क्या करता है कि इसमें मायोकार्डाइटिस हो सकता है, रिथमियास कॉज कर सकता है, रिगर्गिटेशन कर सकता है, ज्यादातर ये मिट्रल और एओर्टिक वॉल्स को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एनोरिज्म भी कॉज कर सकता है ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज, और याद रखना है कि हमेशा बच्चों में होता है और बच्चों की एज 5 साल से कम होनी चाहिए। उसके अलावा इसका हमारे पास कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, इसको हम इसके फीचर से ही सिर्फ रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। क्योंकि अब हमने जो है इसका डायग्नोस्टिक देखने हैं कि लैब में इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। लैब में डायग्नोस्टिक के लिए एक तो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी गोल्डन येलो कलर की क्लोनीज होती हैं। ये वाला पॉइंट जो है मैंने यहाँ पे बताना था कि जो इसकी गोल्डन कलर या गोल्डन येलो कलर क्यों होता है क्लोनीज का, क्योंकि ये हमारे पास एक पिगमेंट प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है स्टेफाइलोजेंथिन। ये स्टेफाइलोजेंथिन जो पिगमेंट होता है ये हमारे पास इसकी क्लोनीज को गोल्डन कलर देता है। और स्टेफाइलोजेंथिन पिगमेंट जो है इसकी सिग्निफिकेंस ये होती है कि ये हमारे पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज या सुपर ऑक्साइड जो है उनको इनएक्टिवेट कर देता है, और जब उनको इनएक्टिवेट करता है तो वो इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, जिसकी वजह से इसकी हमारे पास पैथोजेनिसिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। तो बाकी और जितने भी बैक्टीरिया जिनके अंदर ये पिगमेंट नहीं होता उनकी पैथोजेनिसिटी इससे लो होती है, और ये बहुत ज्यादा पैथोजेनिक होता है बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट। उसके अलावा इसमें
हमारे पास लैब के डायग्नोस्टिक और क्या होते हैं फीचर्स के, इसमें गोल्डन येलो क्लोनीज होती हैं, उसके अलावा इसकी बीटा हिमोलाइटिक क्लोनीज होंगी, यानी कि ये हमारे पास ब्लड में कंप्लीट हिमोलाइसिस कॉज करेगा। उसके अलावा हमारे पास वही कि ये मैनिटोल जो है उसको फर्मेंट करता है, मैनिटोल को जब फर्मेंट करता है तो इसका जो एगर होता है वो येलो में चेंज हो जाता है। उसके बाद ये टॉक्सिक शॉक लाइक सिंड्रोम जो है उसको भी हम लोग जो है वो डायग्नोस कर सकते हैं कि हम लोग TSST प्रोड्यूसिंग हमारे पास जो स्ट्रेन्स होते हैं उनको आइसोलेट करते हैं, उनको आइसोलेट करने के बाद उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की जाती हैं, और एंटीबॉडीज जो होती हैं वो हमारे पास डेवलपमेंट जो होती है वो हमारे पास सपोर्ट करती है इस डायग्नोसिस को। उसके अलावा इसके हमारे पास काफी सारे सब ग्रुप्स भी होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइसिस बाय द सेम बैक्टीरियोफेज। अब जो है हमने इसके डिफरेंट स्ट्रेन्स के लिए एंटीबायोटिक्स जो रेजिमेंट है वो देखनी है। उसके अलावा हम लोगों ने इसके सिम्टम्स के लिए जो है हमने कौन सी ड्रग्स देनी है, उनकी मैनेजमेंट कैसे करनी है वो देखनी है। सबसे पहले हमने देखना है कि इसका जो ट्रांसमिशन होता है क्योंकि वो स्किन के थ्रू होता है, तो इसके लिए हम लोग जो है वो इसको सेफासोलिन जो है वो देते हैं जो कि इसके स्किन के थ्रू इन्फेक्शन जो है उनको प्रिवेंट करने के लिए। उसके अलावा हम लोगों ने जो नोज़ के थ्रू जो नोज़ के कैरियर्स हैं या नोज़ के थ्रू इन्फेक्शन होते हैं उनके लिए हम लोग जो है वो म्यूपिरोसिन जो है वो देते हैं। उसके अलावा हम लोगों को पता है कि जिसके मोस्ट ऑफ ट्रांसमिशन है वो हैंड के थ्रू होती है, तो इसलिए हैंड वॉशिंग जो है वो मस्ट है। इसके अलावा अगर हमारे पास इसकी जो जितनी भी अगर इसकी जो है वो शेडिंग के थ्रू हो रही है फ्रॉम द लियंस, तो उसके लिए हम लोग जो है वो इसकी एसेप्टिक मैनेजमेंट करते हैं उन लियंस की। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि इसमें अगर स्किन और सॉफ्ट टिश्यूज के थ्रू कोई इन्फेक्शन जो है वो हो रहे हैं तो उनको भी हम लोग जो है वो म्यूपिरोसिन ही देते हैं, और साथ में हम लोग जो है वो एंटीसेप्टिक्स जो है वो भी देंगे। उसके बाद अगर एब्सेसिस जो से हैं ठीक है उनके लिए हम लोग इंसियन एंड ड्रेनेज मेथड होता है IND, वो मेथड जो है वो यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास टॉक्सिक मीडिएटर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है टॉक्सिक शॉक लाइक सिंड्रोम। टॉक्सिक शॉक लाइक सिंड्रोम के मैनेजमेंट के लिए हम लोग नेफ्सिलिन देते हैं, या हम लोगों ने कोई ग्लोबुलिन्स बनाई हुई है ठीक है तो वो हमारे पास एडमिनिस्टर करते हैं। उसके साथ ही हम लोग फ्लूइड्स और ड्रग्स जो है उनके थ्रू भी मैनेजमेंट करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कावासाकी डिजीज। कावासाकी डिजीज में जो 5 दिन के लिए हाई ग्रेड फीवर रहता है तो उसके फीवर के लिए हमें साथ जो है वो एस्पिरिन देनी पड़ती है, और IVIG बेसिकली इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो IV के थ्रू होती हैं वो भी हम लोग इसमें अंदर देते हैं। उसके बाद आ जाता है कि डिफरेंट जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स होते हैं उनके लिए एंटीबायोटिक्स हमने कैसे देनी है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास इसमें जो 90% स्ट्रेन्स होते हैं उनके अंदर ऐसे प्लाज्मिड्स होते हैं जो कि हमारे पास बीटा लैक्टमेज बनाते हैं। तो बीटा लैक्टमेज क्या करता है, वो बेसिकली पेनिसिलिन को इनहिबिट कर देता है या डिग्रेड कर देता है। तो इसके लिए हम लोगों ने जो इसको एंटीबायोटिक्स देनी है वो कोई ऐसी एंटीबायोटिक्स हो जो बेसिकली बीटा लैक्टमेज के लिए रेजिस्टेंट होनी चाहिए। तो हम लोग इसको बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन देते हैं जो कि नेफ्सिलिन या क्लोजासिलिन हम लोग दे सकते हैं। उसके साथ हम लोग इसको सेफलोस्पोरिन और वेंकोमाइसिन जो है इस तरह से हम इसकी पूरी एक रेजिमेंट क्रिएट करके इसको देते हैं। उसके अलावा अगर हमने इनको ये नहीं देनी तो हम इसको बीटा लैक्टमेज सेंसिटिव पेनिसिलिन देते हैं, और साथ उसके साथ ही हम लोग बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स जो है वो दे देते हैं। तो इस तरह से भी हम इसको मैनेज कर सकते हैं। और इसके साथ इन दो रेजिमेंट में से अगर हम जो भी कोई भी फॉलो करते हैं ये तो इनके साथ हम इनको डेप्टोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन जो है वो भी देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इसके कुछ स्ट्रेन्स होते हैं जो कि मर्सा होते हैं या नर्सा होते हैं, जो बेसिकली मेथिसिलिन या फिर नेफ्सिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन होते हैं, यानी कि वो वाले स्ट्रेन जो इन एंटीबायोटिक से भी रेजिस्टेंट हो चुके होते हैं। तो इनके लिए ये बेसिकली दो तरह से होते हैं, एक्वायर करते हैं। ये हमारे पास कम्युनिटी एक्वायर्ड भी हो सकते हैं और हॉस्पिटल एक्वायर्ड भी हो सकते हैं। ये हमारे पास तकरीबन 20% स्ट्रेन्स होते हैं, और इनके लिए इनकी बेसिकली ये क्वालिटी किस तरह से होती है, ये कैसे रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो इनके अंदर बेसिकली MECA जीन्स या MECA जीन्स होती हैं जो कि बेसिकली अल्टर जो है वो प्रोटीन्स बनाते हैं जो कि होती हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स ठीक है, उनको अल्टर करते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसके थ्रू हमारे पास ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं टू द बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन ठीक है। तो बेसिकली ये अल्टर जो होती हैं प्रोटीन बाइंडिंग पेनिसिलिन के थ्रू इन एंटीबायोटिक से भी रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो इनकी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जो ड्रग देते हैं वो होती है सेफ्टारोलिन फोसामिल ठीक है, तो वो हमारे पास एक ड्रग जो है वो इसको देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कुछ इसके और स्ट्रेन होते हैं जिनको हम लोग वीजा कहते हैं या विरसा कहते हैं, जो बेसिकली वेंकोमाइसिन के लिए या तो इंटरमीडिएटली या कंप्लीटली रेजिस्टेंट हो चुके होते हैं। इनकी हम लोग मैनेजमेंट के लिए जो है वो डेप्टोमाइसिन या साइनर्सिड देते हैं। उसके बाद इनकी ये बेसिकली इक्वालिटी किसके थ्रू होती है, इट इज बाय द जीन्स जो कि इन द ट्रांसपोसोन होते हैं ऑन द प्लाज्मिड। ये भी प्लाज्मिड के ऊपर ट्रांसपोसोन में ये जीन्स होते हैं जो कि बेसिकली डी लैक्टेट को कन्वर्ट करते हैं डी एलानिन में इन द पेप्टिडोग्लाइकैन। तो इस तरह से हम जो है इनको ये वाली एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। अगर हम इनको जनरली देखें तो इनकी ट्रीटमेंट हम लोग किस तरह से करते हैं, इसकी ट्रीटमेंट के लिए अगर हम जनरल देखें तो हम इनको बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन देते हैं जो कि वेंकोमाइसिन हो सकती है ठीक है, या नेफ्सिलिन हो सकती है। उसके अलावा हम लोग इनको जो है वो सेफ्टारोलिन फोसामिल दे सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम इसको स्किन वगैरह के लिए या नोज के कैरियर्स के लिए जो है देते हैं वो है म्यूपिरोसिन। तो इस तरह से हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हमने जो है इस डायग्राम के थ्रू ये वाला इतना पोर्शन जो था ये हम पहले कवर कर चुके हैं जो इसके जनरल फीचर्स में आता है। अब हमने इसके क्लिनिकल फीचर्स के लिए ये बाकी की डायग्राम करनी है। इसमें सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं इस पोर्शन की तरफ जिसमें आपको जो है वो ये बंदा नजर आएगा जो कि बेसिकली खांस रहा है, कफ कर रहा है, और इसके साथ हमें जो है ये दो कैमल्स नजर आएंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग जो है वो चले जाते हैं टुवर्ड्स दिस मैन जो कफ कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास स्टेफिलोकोकस निमोनिया जो है उसको शो कर रहा है। उसके बाद हमारे पास जो है हम चले जाते हैं टुवर्ड्स दिस कैमल, ये वाला कैमल और हमारे पास ये वाला बंदा, ये दोनों जो है अपने घुटनों के बल बैठे हैं। इसका मतलब इनको कोई जॉइंट्स का मसला है। तो ये हमारे पास इसके ऊपर क्योंकि पट्टी भी हुई है तो ये हमारे पास इस चीज को शो करेगा कि ये सेप्टिक आर्थराइटिस जो है वो भी कॉज करता है। इन दोनों के ऊपर हमारे पास ये जो किल्ट नजर आ रहे हैं जिसके ऊपर इन्फिल्ट्रेशन शो हो रही है, तो बेसिकली इसके थ्रू हमें जो है पता चलता है कि ये हमारे पास पैचिक इन्फिल्ट्रेट्स मिलते हैं इसके एक्सरे में। उसके बाद अगला आ जाता है हमारे पास यहाँ पे आपको एक आइकोसाहेड्रल वायरस जो है वो नजर आएगा। आइकोसाहेड्रल शेप बेसिकली इस तरह की शेप होती है जो कि एक वायरस की जो है वो जो है इंडिकेट कर रही है। तो बेसिकली हमारे पास ये जो इन्फेक्शन होता है ये हम इसके जब हमारे पास ये इन्फेक्शन होता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस का, जिसकी वजह से हमने पहले देखा कि प्रोटीन ए के थ्रू इसकी इम्यूनिटी बॉडी की कम कर देता है। तो जब बॉडी की इम्यूनिटी कम हो गई है तो इसके बाद अक्सर हमारे पास पोस्ट वायरल इन्फेक्शन जो है वो भी हो सकते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर जो है वो एक वायरस इकोसाहेड्रल वायरस जो है वो शो किया। उसके बाद अगला हमारे पास जो मेन फीचर था वो एब्सेसिस थे स्किन के ठीक है, तो वो भी हमारे पास इस तरह से हमने जो कैमल है इसके ऊपर रेड कलर के एब्सेसिस जो है वो भी शो करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ने देखना है कि ये वाला कैमल जो है ये क्या शो कर रहा है। ये वाला जो कैमल है इसके ऊपर एक तो यहाँ पे हमने जो किल्ट डाले हुए हैं उसके ऊपर हार्ट बना हुआ है, इसका मतलब ये हमारे पास जो है वो कुछ हार्ट से रिलेटेड जो है वो सिम्टम्स कॉज करेगा, जिनमें क्या आता है कि बेसिकली ये हमारे पास एंडोकार्डाइटिस कॉज करता है इन द, और यहाँ पे जो 3 कोन्स हैं ये हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल्व को जो है उसको प्रेजेंट करती है। उसके बाद इसके अंदर ये जो है ये वाला जो कैमल है ये बहुत तेज भाग रहा है ठीक है, ये
वाला जो साइन है ये बेसिकली तेज भागने का साइन है, तो इसका मतलब इनका एंडोकार्डाइटिस जो है इसका ऑनसेट बहुत रैपिड होता है। उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर ये जो फिश पड़ी हुई है, ठीक है, ये जो फिश के स्केलेटन हमें नजर आ रही है, ये हमारे पास ऑस्टियोमाइलिटिस जो है उसको शो करते हैं। उसके बाद अब हम आ जाएंगे इस तरह से हमारे पास ये वाले 6 भी कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो अब ये एक और हमने 6 का सेट कर लिया, जिसमें पहली चीज क्या है नमूनिया, दूसरी चीज क्या है, पहली चीज हो गई नमूनिया, दूसरा हो गया सेप्टिक आर्थराइटिस, तीसरा हो गया कि इसमें पोस्ट वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, उसके बाद अगला चौथा हो गया हमारे पास सेप्सिस, पांचवा हो गया कि इसका रैपिड ऑनसेट होता है, और छठा हो गया इसमें हमारे पास हार्ट का एंडोकार्डाइटिस होता है, वो ज्यादातर आईवी ड्रग के यूजर्स में होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके बाकी की तरफ, ठीक है। अब इसके आखिरी 6 और लग गए। इसमें क्या होता है हमारे पास कि एक तो ये वाला जो बंदा ये जो है ये बेसिकली हमारे पास इसकी टंग बाहर निकली हुई है और इसका कलर जो है वो ग्रीन है, तो ये इस चीज को सिम्बलाइज कर रहा है कि इसको फूड पॉइजनिंग हुई है, ठीक है। और फूड पॉइजनिंग इसके हाथ में ये फूड भी है, ठीक है, तो इसको फूड पॉइजनिंग हुई है। और इसके साथ हमारे पास इसका घोड़ा इसके ऊपर इसका जो कैमल है इसके ऊपर हमारे पास यहाँ मीट लटकी हुई है और एक मायोनीज का जार है, तो ये शो कर रहा है कि हमारे पास ये ज्यादातर स्टोर्ड फूड यानी कि प्री प्रिपेयर फॉर्म जो है फूड जो है उसके थ्रू होता है, इसका रैपिड ऑनसेट होता है। ये दोबारा यहाँ पे रैपिड का जो साइन है ये भी बता रहा है कि जो फूड पॉइजनिंग होता है उसका भी रैपिड ऑनसेट होता है, विच इज अबाउट 1 to 8 आवर्स। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इसी शॉक लाइक सिंड्रोम, ठीक है। ये हमारे पास जो इस तरह का साइन है लाइटनिंग का, ये शॉक के लिए, तो ये टॉक्सिक शॉक लाइक सिंड्रोम भी प्रोड्यूस करता है, और साथ में हमारे पास जो है ये स्केलेटेड सिंड्रोम जो है वो भी प्रोड्यूस कर रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे जो बंदा खड़ा है इसके हाथ आ गए हैं, तो ये मर्सी का साइन है, तो इसके थ्रू हम लोग इसका मर्सा का स्ट्रेन जो है वो भी याद रखेंगे। और मर्सा का स्ट्रेन के अलावा जो मर्सा का स्ट्रेन किसके थ्रू होता है, तो ये हमारे पास जो है वो बेसिकली बाइंडिंग प्रोटीन्स के थ्रू होता है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स को अल्टर करके होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये नॉर्मल जो काम करता है ये बंदे करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो काम है ये डॉग फेस लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनमें कोई अल्ट्रेशन हुई है, तो ये हमारे पास पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के अल्ट्रेशन के थ्रू जो है ये हमारे पास मर्सा के स्ट्रेन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि यहाँ पे जो वैन बनी हुई है, तो हम लोग इसको ट्रीटमेंट के लिए मोस्टली जो है वो वैनकोमाइसिन देते हैं, और अगर वैनकोमाइसिन नहीं तो इनके हाथ में जो है वो एक पेंसिल है, तो वो हमारे पास नेफ्सिलिन जो है उसको शो करती है कि हम इसको वैनकोमाइसिन या नेफ्सिलिन की एंटीबायोटिक्स के थ्रू ट्रीट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है ये एक और सिम्टम है जो कि बेसिकली इस पूरे डायग्राम से थोड़ा सा सेपरेट है, वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन फैक्टर है जो कि नोज के थ्रू है। तो इस हमारे पास जो स्टैचू इसका नोज नहीं है, इसका नोज हमने साइड पे बनाया, तो इसका मतलब हमारे पास मोस्टली होस्ट में जो है वो नोज के थ्रू कॉलोनाइज करता है। तो इस तरीके से हमारे पास स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है वो कंप्लीट हो गया।